तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा प्रतिपदा और आज से महीना शुरू हो गया है वैशाख का, जिसे कई लोग बैसाख भी कहते हैं। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है घरेलू गैस और सीएनजी के दाम कम होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बीते गुरुवार 6 अप्रैल को 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला लिया गया एनएसपी को लेकर, वहीं दूसरे फैसले में घरेलू नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी गई है। बताया गया है इस फैसले की वजह से कल शनिवार से सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इससे पीएनजी की कीमत में करीब 10% और सीएनजी की कीमत में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। अभी हाल ही में इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि घरेलू गैस की कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की जगह इम्पोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और घरेलू गैस की कीमत अब भारतीय क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय दाम का 10% होगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इसी बदलाव की वजह से कल शनिवार से सीएनजी की कीमत में प्रति लीटर के हिसाब से 5 से 6 रुपए की कमी आएगी, वहीं पीएनजी की कीमत में 10% की कमी आएगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पीएनजी ऐसे घरेलू गैस को कहा जाता है जो पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। अब दोस्तों आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि जैसे पीएनजी और सीएनजी के दाम घटे हैं तो क्या इसी तरह से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है लगातार 3 दिनों तक बैंकों के बंद रहने को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अप्रैल के इस महीने में कई त्योहारों की वजह से देश भर के बैंक 15 दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि ये 15 दिनों की बंदी राज्यों और शहरों के हिसाब से होगी। तो इसी कड़ी में आज शुक्रवार से परसों रविवार तक यानी कि लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आज 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण देश में कुछ ही शहरों को छोड़कर बाकी पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। वहीं कल 8 अप्रैल को इस महीने का दूसरा शनिवार है, तो इसकी वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। और फिर 9 अप्रैल को रविवार है, तो इसकी वजह से तो पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे ही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सट्टेबाजी वाले गेमों के बैन होने को लेकर। टीम बनाओ, इनाम पाओ, दाव लगाओ, किस्मत बदलो। दोस्तों इस तरह के लुभावने विज्ञापनों के जरिए दाव लगाकर पैसे कमाने का सपना दिखाने वाले ऑनलाइन गेम बंद किए जाएंगे। केंद्र यानी कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन गेम की सेफ रेगुलेटरी संगठन यानी कि एसआरओ की तरफ से जांच की जाएगी। नियमों पर खरा उतरने पर ही ऑनलाइन गेम को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चलाने की परमिशन दी जाएगी। इस बारे में आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने बताया है कि ऑनलाइन गेम की सेल्फ रेगुलेटरी संगठन यानी कि एसआरओ की ओर से इस बारे में जांच की जाएगी। बताया गया है जांच के दौरान ऐसे ऑनलाइन गेम को ही मंजूरी दी जाएगी जिनमें किसी प्रकार के दाव या बाजी लगाने का काम न हो रहा हो। आसान शब्दों में कुल मिलाकर कहा जाए तो जो भी ऐसे गेम हैं जिनमें ऑनलाइन पैसा लगाया जाता है, सट्टेबाजी का काम होता है, तो ऐसे सभी ऐप आने वाले दिनों में बैन हो जाएंगे। वहीं दोस्तों टेक जगत से एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक गूगल कथित तौर पर एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आने वाले दिनों में चोरी हुए फोन का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा। बताया गया है गूगल के नए अपडेट की मदद से स्मार्टफोन के बंद होने पर भी फाइंड माई डिवाइस फीचर की मदद से फोन को खोजा जा सकेगा। वैसे आपको बता दें, ये सुविधा एप्पल पहले ही एप्पल एयर टैग के साथ दे रहा है। जानकारी के मुताबिक गूगल का यह नया फीचर भी इसी के जैसे बिना इंटरनेट और फोन बंद होने के बाद भी डिवाइस को खोजने में मदद करेगा। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो गूगल के नए फीचर के बाद फोन के बंद होने के बाद भी फाइंड माई डिवाइस की मदद से फोन को खोजा जा सकेगा। यानी यूजर्स फोन के चोरी होने पर और बंद होने के बाद भी उसकी लोकेशन का पता लगा सकेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में फिर ये जानकारी आ रही है कई ऐपों के बैन होने को लेकर। बात यह है कि गूगल ने ऑनलाइन कर्ज देने वाले ऐप्स को प्रतिबंध करने का ऐलान किया है। गूगल की नई फाइनेंशियल सर्विस पॉलिसी को जारी कर दिया गया है। ये पॉलिसी 31 मई 2023 से देश भर में लागू हो जाएंगी। ऐसे में अगर आपके फोन में कर्ज देने या लैंडिंग ऐप्स मौजूद है जिसमें आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित है, तो बेहतर होगा कि आप उस डेटा को डिलीट कर दें या फिर 31 मई से पहले डेटा को सुरक्षित कर लें, वरना आपका पर्सनल डेटा 31 मई के बाद डिलीट हो जाएगा। दोस्तों दरअसल बात यह है कि ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स पर लंबे समय से फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार अब काफी सख्त हो गई है। साथ ही आपको बता दें, लोन देने वाले ऐप्स पर कर्ज देने वालों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगते रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को कर्ज दिया जाता है उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। ऐसे में गूगल की ओर से कर्ज देने वाले ऐप्स को लिमिटेड कर दिया गया है। तो इन्हीं सबको देखते हुए गूगल कंपनी आने वाले 31 मई 2023 को नई पॉलिसी लागू करेगी और इसी के तहत ऑनलाइन कर्ज देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी कि इन पे बैन लगा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सलमान खान के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर यानी कि सलमान खान का ये मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से वल्गैरिटी खत्म होनी चाहिए। उनका मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सेंसरशिप किया जाना चाहिए। सलमान खान ने कहा है कि आजकल 15-16 साल के बच्चे तक ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जिसमें वल्गैरिटी की भरमार है। यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी फिल्में रिलीज की जाती हैं या जो भी वेब सीरीज आती है तो उनमें से अक्सर में भर भर के गालियां सुनने को मिलती हैं। साथ ही में ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो कि सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों में चल भी नहीं सकते। इसी की वजह से सलमान खान का कहना है कि जैसे फिल्मों को सेंसर किया जाता है, यानी कि जो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है तो उनको पहले सेंसर बोर्ड द्वारा चेक किया जाता है। अगर मूवी में कोई भी आपत्तिजनक सीन होता है तो उसे सेंसर बोर्ड हटा देता है।
है। तो सलमान खान का कहना है कि ठीक ऐसे ही OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आ रहा है उनकी भी सेंसरशिप होनी चाहिए ताकि वल्गैरिटी खत्म हो जाए। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सलमान खान ने जो मांग की है आप उससे सहमत है या नहीं। दोस्तों आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य को धमकी मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मथुरा कोतवाली क्षेत्र के संत कॉलोनी स्थित गौरी गोपाल धाम निवासी और मशहूर कथावाचक जिनके कई वीडियो शायद आपने भी देखे होंगे, जिनका नाम है अनिरुद्ध आचार्य, उनको अभी हाल ही में एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी मामले में FIR दर्ज की गई है। पत्र लिखने वाले ने लिखा है कि हम तुम्हारा आश्रम उड़ाने के लिए वृंदावन आए हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर 1 करोड़ रुपए ना दिए तो आश्रम को उड़ा देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आश्रम में कई लोगों की मौत हो। पत्र में आगे लिखा है कि हमारे 5 आदमी आप पर नजर रखे हुए हैं जो हथियारों से लैस है। हमें पता है कि आप कब क्या कर रहे हैं, इसलिए जब आपके पास पैसे तैयार हों तो पंडाल पर जहाँ राधे लिखा है वहाँ कृष्ण लिख देना। हमारे आदमी समझ जाएंगे कि पैसे तैयार है। आगे की जानकारी अगले पत्र में दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी गायक समर सिंह को लेकर। जानकारी के मुताबिक भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का वारंट प्राप्त करने के लिए अदालत में कमिश्नरेट की पुलिस की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस मामले में एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि इसके साथ ही पुलिस दोनों पर अब इनाम घोषित करने की भी तैयारी में है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे बीते 26 मार्च को सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में मरी हुई मिली थी। इसी मामले में आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ सरनाथ थाने में अभिनेत्री की जान जाने के अगले दिन यानी कि 27 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल तो दोनों ही फरार हैं, पर पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी है। इसी बीच जैसा कि अभी आपने जाना, कोर्ट की ओर से भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, यानी कि ऐसा वारंट जिसमें गिरफ्तारी होकर रहेगी और फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नई पेंशन स्कीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बताया गया सरकार अब नई पेंशन स्कीम का जल्द रिव्यू करेगी। अभी हाल ही में बीते गुरुवार 6 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS का रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के रिव्यू के बाद सरकार ये फैसला लेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाना चाहिए या नहीं। बताया गया ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है, जिससे विशेषज्ञों में चिंता बढ़ गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में मौसम आंख मिचौली खेल रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है तो दोपहर में गर्मी ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच मौसम विभाग ने परसों 9 अप्रैल और 11 अप्रैल को हल्की बारिश का अनुमान जताया है, यानी कि 2 दिन दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश होगी। अब दोस्तों ये तो मौसम का ताज़ा अपडेट था केवल दिल्ली को लेकर। आइए अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 7 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, साथ ही में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और असम में, साथ ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में आज हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही बताया गया तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है, यानी कि ओले पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक कांग्रेस नेता के बेटे द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री रहे AK एंटनी के बेटे अनिल ने बीते गुरुवार को भाजपा की सदस्यता ले ली है, यानी कि AK एंटनी के बेटे ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस पर AK एंटनी ने कहा है कि बेटे अनिल का भाजपा में शामिल होना उनके लिए तकलीफदेह है। साथ ही में कांग्रेस नेता AK एंटनी ने ये भी कहा कि वो अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी और उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो उनकी नीतियों और एजेंडे के विरोधी हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केवल एक दिन में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मरीज मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में 6.5 महीने के बाद कोरोना के नए मामले 5000 से ज्यादा आए हैं। अभी हाल ही में बीते बुधवार को 5335 नए मामले दर्ज किए गए हैं। IIT कानपुर के सीनियर वैज्ञानिक ने कहा है कि आने वाले मई के महीने में रोजाना कोरोना के 20,000 केस आ सकते हैं। आइए दोस्तों आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 5328 नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना वायरस के, यानी कि केवल एक दिन में 5300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। पर दोस्तों इसी बीच अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2826 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। पर इसी दौरान 6 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 25,587
84 हो गई है, यानी कि अब देश भर में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान शाहरुख की एक नई फिल्म को लेकर। जानकारी के मुताबिक पठान मूवी की जबरदस्त सफलता के बाद यश राज फिल्म्स अब सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ लाना चाहती है। बताया गया सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। यश राज फिल्म्स ने इसकी पुष्टि कर दी है। बताया गया ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एप्पल के सीईओ को लेकर। जानकारी के मुताबिक एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक भारत आने वाले हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी इस विजिट में वो भारत में एप्पल का पहला स्टोर लॉन्च करेंगे। एप्पल स्टोर लॉन्चिंग के अलावा टिम कुक अपनी विजिट में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एफडी की ब्याज दरें बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक केनरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कराने पर अब आपको पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। बताया गया बढ़ोतरी के बाद अब केनरा बैंक में एफडी कराने पर 4% से लेकर 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 4% से लेकर 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। बाकी अब ज्यादा जानकारी केनरा बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाकर ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आदिपुरुष मूवी के एक नए पोस्टर को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते रोज हनुमान जयंती के मौके पर आदिपुरुष के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने सोशल मीडिया हैंडल पर हनुमान बने एक्टर देवदत्त नागे का पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को हनुमान जयंती की बधाई दी। वहीं बताया गया ये पहली बार है जब ऑडियंस को आदिपुरुष का पोस्टर काफी अच्छा लगा है। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि ये अभी तक का सबसे अच्छा पोस्टर है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है IMF की एक बड़ी चेतावनी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख ने विश्व अर्थव्यवस्था की 2023 में वृद्धि दर 3% से भी कम रहने की आशंका जताते हुए इस बारे में अभी हाल ही में बीते गुरुवार को जानकारी दी है। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि दुनिया भर के कई देशों में अर्थव्यवस्था कमजोर होने से भूखमरी और गरीबों के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बताया गया जिन देशों में लोगों की कमाई कम है और महंगाई ज्यादा है तो वहाँ के लोगों के लिए परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महाकाल उज्जैन को लेकर। बताया गया केवल उज्जैन में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी जय महाकाल गूंजेगा। बताया गया आने वाले दिनों में इसरो द्वारा यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी द्वारा एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिस पर उज्जैन के महाकाल बाबा का नाम लिखा होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के 45 युवाओं का चयन करके जहां वो सभी वहां की संस्कृति खान पान को देखेंगे और पर्यटन स्थलों की सैर करेंगे। वहीं इसके बदले में तमिलनाडु के 45 युवा भी बिहार आएंगे। इस दौरान आने वाले खर्च का बोझ सरकार उठाएगी। तो जो भी ऐसे बिहार के युवा हैं जो इन 45 युवाओं में शामिल होना चाहते हैं तो वो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है ebse.aicte-india.org। आसान शब्दों में कहें तो बिहार के जो भी युवा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनमें से 45 युवाओं को चुना जाएगा जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होगी और इन्हें तमिलनाडु भेजा जाएगा और वो वहाँ जाकर वहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे, वहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे टूर का खर्च सरकार उठाएगी। वहीं दोस्तों बिहार को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी में बताया गया है कि बिहार के मुजफ्फरपुर को इंडस्ट्री हब बनाया जा रहा है। बताया गया इसकी वजह से आने वाले दिनों में ये नई औद्योगिक नीतियाँ डेवलपमेंट का एक अच्छा रास्ता खोलेंगी। बताया गया मुजफ्फरपुर के अलावा भी उत्तर बिहार के कई मेन जिलों में कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में बिहार के बहुत सारे लोगों को बिहार में ही नौकरी मिल सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बांके बिहारी मंदिर को लेकर। जानकारी के मुताबिक मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था पे चल रही प्रशासनिक तैयारियों के बीच मंदिर के सेवायत भी इसे सही मान रहे हैं। मंदिर के सेवायत गोस्वामी का मानना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन कराने की योजना से मंदिर की व्यवस्था में सुधार हो सकता है तो इसे लागू कर देना चाहिए। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मथुरा के वृंदावन में जो ठाकुर बांके बिहारी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को सोने के भाव में 370 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 60,370 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी के दामों की तो चांदी के दाम में 260 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,040 रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओप्पो के 300 वाट फास्ट चार्जिंग तकनीक को लेकर। जानकारी के मुताबिक रेडमी ने हाल ही में 300 वाट का चार्जर लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें ये चार्जर केवल 5 मिनट में आपके स्मार्टफोन को पूरी तरह से चार्ज करने का दावा करता है। अब इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि ओप्पो भी 300 वाट की फास्ट चार्जिंग की तकनीक ला रहा है। बताया गया इस तकनीक से केवल 2 मिनट में आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।